हेलो नमस्कार एवरीवन। आज अपन पर्यावरण पारिस्थितिकी का नेक्स्ट टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला ग्रीन हाउस प्रभाव, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग और एक ओजोन परत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है? ठीक है, और उससे पहले अपन बात करें इसमें क्वेश्चंस की, तो हर साल ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन और वैश्विक तापमान, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग वाले इस सारे टॉपिक से मिला करके एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा टॉपिक है और 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले साल भी इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और एक शायद एक ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, आज डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले अपन मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, और इस यहाँ पर अपन मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य क्या करता है? प्रकाश किरणें छोड़ता है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें क्या होगी? ये पृथ्वी की सतह पर आएगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह की तरफ आएगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की सतह पर आने से पहले यहाँ पर जो पृथ्वी का जो वातावरण होगा, ठीक है, वातावरण में क्या बहुत सारी गैसें होती हैं, गैसों का मिश्रण होता है, वो मिलकर क्या बनाता है? पृथ्वी का वातावरण बनाते हैं। तो जैसे सूर्य की विकिरणें यहाँ पर आएगी, पृथ्वी की तरफ आएगी, तो सबसे पहले एक अवरोध का सामना करेगी। इस अवरोध को क्या बोलेंगे? पृथ्वी का वातावरण बोलेंगे। ठीक है, पृथ्वी का जो वातावरण की गैस या वातावरणीय गैस बोल सकते हैं, वातावरणीय गैस। तो वातावरण का अवरोध का उसका सामना करेगी और इसको पार करते हुए ये पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। इसको पार, वातावरण के अवरोध को पार करते हुए पृथ्वी की सतह पर आपतित होती है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो इन विकिरणों का कुछ भाग, ठीक है, कुछ भाग पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित होगा। ठीक है, अवशोषित होगा। ठीक है, ये विकिरण जैसे यहाँ पर आई तो यहाँ पर कुछ भाग क्या हो? पृथ्वी की तरह इस सतह की तरह अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ। ठीक है, बचा हुआ भाग है वो यहाँ से वापस से परावर्तित होगा। ठीक है, बचा हुआ भाग क्या होगा? परावर्तित होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, परावर्तन का मतलब क्या होता है कि सतह से टकरा कर वापस। ठीक है, ठीक है, तो बचा हुआ कुछ भाग परावर्तित होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, और जो कुछ भाग परावर्तित होगा उसको फिर वापस उसी अवरोध का सामना करना पड़ेगा, पृथ्वी के वातावरण का। और जो वातावरण में विशेष प्रकार की कुछ गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। यहाँ पर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। ठीक है, इनको बोलेंगे अपन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। इस ग्रीन हाउस गैस के द्वारा जो ये परावर्तित सूर्य की विकिरण है, ये वाली, इनका क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक, ये क्या करती है ग्रीन हाउस गैस? परावर्तित विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित। ठीक, जैसे ये परावर्तित विकिरणों को अवशोषित करेगी यहाँ पर, तो क्या होगा? जो पृथ्वी का जो वातावरण है ये वाला, ये, ठीक है, पूरा ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गर्म, क्योंकि सूर्य की विकिरणें पृथ्वी सतह पर आई, कुछ भाग अवशोषित हुआ, अवशोषित होने का कुछ भाग परावर्तित हुआ, लेकिन परावर्तित होने के बाद भी वातावरण से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि वातावरण के अंदर ग्रीन हाउस गैसों की तरह इसका अवशोषण कर लिया जाता है। और जैसे वातावरण की तरह अवशोषण कर लिया जाता है तो ओवरऑल इस पृथ्वी का जो वातावरण है, पृथ्वी सतह है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी सतह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं कि अपन ग्रीन हाउस प्रभाव कह देते हैं। ठीक है, ये अपनी सिंपल सी डेफिनेशन थी। ठीक है, बाकी इसके अंदर और डिटेल से जाएं तो इसके अंदर आपकी जो किरणें होती है ये वाली, ये तो किसके रूप में आती है? जो आपतित किरणें होती है, वैसे यहाँ पर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर समझना चाहें तो आपकी जो किरणें होती है ये तो आती है किसके रूप में? पराबैंगनी, पराबैंगनी व दृश्य प्रकाश के रूप में। ठीक है, वह दृश्य प्रकाश के रूप में तो वातावरण को प्रवेश कर पृथ्वी की सतह तक आती है। और जो परावर्तित विकिरण होती है ये होती है इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण, अवरक्त, ठीक है, अवरक्त विकिरण। ठीक है, विकिरणों के रूप में। ठीक है, तो वातावरण में आएगी पराबैंगनी दृश्य प्रकाश के विकिरणों के रूप में, जो कि लघुतरंगी होती है, जिस कारण वातावरण को आसानी से प्रवेश करके पृथ्वी सतह पर आ जाती है। लेकिन पृथ्वी की सतह पर अवशोषित होने के बाद जो परावर्तित विकिरण होती है वो अवर्ग विकिरण, इंफ्रारेड रेज के रूप में जाती है, जिनकी तरंग दैर्ध्य थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, इनका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण वातावरण को प्रवेश नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाती, और ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है, जिस कारण पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर दिया जाता है। इसी को बोल देते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब इसको अपन परिभाषा को लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी? क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें सिंपल जो अपने समझा सिंपल वही लिखना है कि सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली
किरणें लिखना चाहे तो किसके रूप में आएगी वो? पराबैंगनी व दृश्य प्रकाश तरंगों के रूप में। ठीक, तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के वातावरण से होते हुए सतह तक पहुंचती है, जिनमें से कुछ भाग का अवशोषण हो जाता है। अवशोषण कौन कर लेता है? अवशोषण पृथ्वी की सतह, अवशोषण हो जाता है। तथा कुछ भाग परावर्तित और परावर्तित किसके रूप में अगर लिखना चाहे तो अवरक्त विकिरणों के रूप में, अवरक्त। ठीक है, अवरक्त विकिरणों के रूप में परावर्तित हो जाता है, जिसे वातावरण में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसें अवशोषण करती है, कंप्लीट भाग का नहीं करती। ठीक है, कुछ भाग अवशोषित करती है और बचाव भाग को वापस परावर्तित होकर वातावरण से निकल भी जाता है। ठीक है, तो कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है वह पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ भाग तो अवशोषण किया, अवशोषण के बाद में कुछ भाग को ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषण किया, दोनों पृथ्वी की सतह की तरफ अवशोषण हुआ और कुछ भाग का ग्रीन हाउस गैसों की तरफ अवशोषण हुआ। इसके पृथ्वी का वातावरण का तापमान बढ़ गया। ठीक है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे ग्रीन हाउस के प्रभाव कह देंगे, बढ़ जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अपन ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। अपन ने पढ़ा ग्रीन हाउस की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस वो जो वातावरण में उपस्थित गैसें थी, कौन सी ग्रीन हाउस गैस, वो कौन कौन सी होती है, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ग्रीन हाउस गैसें। पहला पढ़ा ग्रीन हाउस प्रभाव, अब ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली ग्रीन हाउस गैस। तो पढ़ लेते प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी थे। ठीक है, सबसे प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो पैदा करने वाले गैस हैं उनमें सबसे पहले जो गैस वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो योगदान है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में 60% के लगभग है। ठीक है, टोटल जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उनमें 60% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो कितनी होती है? 60% होती है पहली बात। ठीक है, तो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, प्रमुख गैस है जो कि ग्रीन हाउस पैदा करती है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ एक या दो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं, वो भी अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण के अंदर कब से बढ़ना स्टार्ट हो। वैसे वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में पाई जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अपने शोषण के अंदर अपन जो जितने भी जीव है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। इसके लिए औद्योगिक जो फैक्ट्रियाँ उद्योग है उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो जो औद्योगिक क्रांति थी उससे पहले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी और औद्योगिक क्रांति जब से स्टार्ट हुई उसके बाद में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें फैक्ट होगा कि औद्योगिक क्रांति के बाद में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो पहला फैक्ट औद्योगिक
औद्योगिक क्रांति के बाद इसमें 25% 25% वृद्धि हुई है, 25% वृद्धि हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, वर्तमान में जो गैस है इसकी जो वृद्धि दर है वो कितनी है, प्रतिवर्ष वृद्धि दर। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी वृद्धि दर, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिवर्ष इसकी वृद्धि दर वो कितनी है, 0.5% प्रतिवर्ष। ठीक है, वर्तमान इसकी वृद्धि दर वो 0.5% प्रतिवर्ष है। ठीक है, और इसी गति से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती गई तो सन 2075 तक इसकी मात्रा कितनी हो सकती है, 2 गुनी हो सकती है। ठीक है, इसी दर से वृद्धि रही तो 2025 तक इसकी मात्रा 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है CO2 से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैसों के अंदर 60% इसका योगदान है, यानी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके बाद में अपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण में जो वृद्धि हुई औद्योगिक क्रांति के बाद में ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद में इसमें टोटल कितनी वृद्धि हुई, 25% ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, दूसरा इसमें वर्तमान वृद्धि दर तो वह 0.5% प्रतिवर्ष, और तीसरा इसी दर से अगर वृद्धि होती रही तो 2075 25 नहीं सॉरी 2075 है। ठीक है, 2075 75। ठीक है, तो 2075 तक इसकी मात्रा होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2075 आएगा। ठीक है, ये पहली गैस। नेक्स्ट गैस अपने इसके अंदर पढ़ेंगे CH4 तो मेथेन। ठीक है, CH4 तो मेथेन, ये सेकेंड नंबर की गैस है। इसका जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें कितना योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो 60% था, इसका योगदान कितना है, 20% योगदान है। ठीक है, और CH4 गैस कहाँ कहाँ से निकलती है ये सबको पता है। ठीक है, एक तो चावल के खेत हैं, पशुओं के बाड़े हैं, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, और इसी प्रकार से नए शोध में पता लगा कि जितने भी ट्रांसफार्म है, तापीय संयंत्र है, वहाँ से भी इसकी कुछ मात्रा निकलती है। ठीक है, तो ये CH4 हो गया, इसका 20% योगदान है। हाँ, CH4 के बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट ये है कि सब जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है उनमें सबसे शक्तिशाली या अथवा सबसे टॉक्सिक, सबसे शक्तिशाली बोल सकते हैं इसको, या जहरीली बोल सकते हैं। सबसे शक्तिशाली तो जहरीली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, वो CH4 है। और ये निकलती कहाँ से, ये धान के खेतों से, धान के खेत मेनली, बहुत जगह से निकलते हैं, मेन धान के खेत हैं। ठीक है, पशुओं के बाड़े हैं, ठीक है, ताप विद्युत ग्रह, ट्रांसफार्मर जो अपन काम में तो वहाँ से बहुत सारे होते, लेकिन मेन धान के खेत तो पशुओं के बाड़े, इनसे CH4 गैस निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट गैस कौन सी है, नंबर 3 जो ग्रीन हाउस गैस अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नंबर 4 ग्रीन हाउस गैस है वो है जल वाष्प, वेपर, जल वाष्प। नंबर 5 है फ्लोरिनेटेड गैस है। ठीक है, फ्लोरीन युक्त गैस है, फ्लोरीन युक्त गैस है, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, परफ्लोरोकार्बन है, SF6 है, बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या जाएंगे, एक तो आ जाएगा इसके एग्जांपल्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एक परफ्लोरोकार्बन्स, एक सल्फर SF6 सल्फर क्लोरो। ठीक है, ये इसमें फ्लोरिन गैस है। ठीक है, इनमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ओजोन का क्षरण करते हैं। क्या करते हैं, ओजोन क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन क्षरण होता है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से, ये रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनसे निकलती है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से निकलने के बाद क्या कर देती है,
ओजोन परत को नष्ट कर देती है, ओजोन क्षरण कर देती है। ठीक, ये कौन सी क्लोरोफ्लोरो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये अपने मेन ग्रीन हाउस गैस है कंप्लीट। तो ये अपनी ग्रीन हाउस गैसें कंप्लीट हो गई। इनमें सबसे मेन बात क्या पड़ी कि सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है 60%। सेकंड नंबर पे आती है मेथेन 20%। ठीक है, तो सबसे प्रमुख तो कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड, वो सबसे शक्तिशाली बोल दो या सबसे जहरीली जो गैस होगी वो हो जाएगी CS4। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तो रेफ्रिजरेटर से तो निकलते हैं और ओजोन पर क्षरण कर देते हैं। ठीक है, तो मेन गैस CO2 हो गया, CS4 हो गया, जलवाष्प हो गया और हाई फ्लोरोनिक गैस होगी। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक तापमान। अब पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय तापन। ग्लोबल वार्मिंग जिस नाम से लग रहा है, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। ठीक है, अपन इसकी जो डेफिनेशन अपने ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ा उसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का सीधी सी भाषा में अगर समझे तो अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो भूमंडलीय जो तापमान वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा, जैसे अपने पढ़ा ये पृथ्वी थी। ठीक ठीक है, पृथ्वी की सतह के बाहर वातावरण था, उस वातावरण के अंदर क्या थी, ग्रीन हाउस गैसें थी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जब इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जो सूरज था, ये सूरज से आने के बाद जो परावर्तित विकिरणें थी, ठीक है, ये ज़्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाएगी। इससे बाहर जो निकलने वाला पार्ट है वो बहुत ही कम होगा, ये बहुत ही नगण्य मात्रा में बाहर निकलेगी, मैक्सिमम पार्ट यहीं पर अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अवशोषित होने के कारण जो पृथ्वी का जो वातावरण है, ठीक है, इसका तापमान है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा तेज गति से। ठीक है, इसी को क्या बोल देंगे अपन, ग्लोबल वार्मिंग बोल देंगे। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग प्रमुख कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी। ठीक है, तो यह होगा इसका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती हो जाए तो पृथ्वी की सतह से जो परावर्तित होने वाली विकिरण है उनका मैक्सिमम जो पार्ट है वो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और उसके वातावरण से बहुत ही कम मात्रा में विकिरण निकल पाएगी, जिसके कारण पृथ्वी सतह का तापमान बहुत तेज गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैसें वो सारी की सारी गैसें आएगी जो अपने ग्रीन हाउस प्रभाव में पड़ा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, तो इसके अंदर अब सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैसें उनका क्रम बताएं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी सबसे प्रमुख गैस कौन सी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी गैस है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है वो अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों का ऑर्डर, सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सेकंड नंबर पे जो आएगी वो आएगी मेथेन। थर्ड नंबर पे जो गैस आएगी वो आ जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और थर्ड नंबर पे आ जाएगी HFS फ्लोरो। ठीक है, HFS के बाद में आ जाएगी परफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इसके बाद में परफ्लोरोकार्बन से SF6 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये होगी। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर शायद ऑर्डर कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2, उसके बाद में सेकंड CO2, फिर N2, फिर इसके बाद में फ्लोरोकार्बन वगैरह जाएंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर। इसमें फैक्ट नंबर 1, ठीक है, में फैक्ट नंबर 1 ये है कि जो पिछले जो 100 साल है, ठीक है, 19वीं शताब्दी है, उसमें तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है 19वीं शताब्दी की तुलना में 0.9% बढ़ा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी का औसत तापमान, पिछले साल आया था क्वेश्चन 3 में, पृथ्वी का औसत तापमान 19वीं शताब्दी, पिछली शताब्दी है ना, उसकी तुलना में इस शताब्दी में 19वीं शताब्दी की तुलना में 0.9 डिग्री सेल्सियस या 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। फैक्ट नंबर 2, वर्तमान शताब्दी की समाप्ति। ठीक है, तो वर्तमान जो शताब्दी चल रही है, वर्तमान शताब्दी किस ईस्वी है ना, वर्तमान शताब्दी की समाप्ति यानी सन 2100 तक, समाप्ति तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल का जो स्तर है ना, समाप्ति तक समुद्री जल
समुद्री जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, वो पड़ेगा 1 से 4 फीट। समुद्री जल स्तर 1 से 4 फीट बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 फैक्ट है। पिछली शताब्दी की तुलना में इस शताब्दी में तापमान जो बढ़ा वो 0.9 डिग्री सेल्सियस या 1.62 डिग्री सेल्सियस। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, इसी गति से अगर ग्लोबल वार्मिंग होता रहा तो इस शताब्दी के अंत तक यानी सन 2100 तक जो समुद्री जल स्तर है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, 1 से 4 फीट। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, अब की बार पूछा जा सकता है। ये अपना ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ेंगे अम्ल वर्षा अथवा एसिड रेन। एसिड रेन, इसमें वेरी फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। वातावरण के अंदर सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके कारण जो वर्षा होगी तो उसके अंदर सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे उस वर्षा के जल के अंदर। ठीक है, और उस वर्षा को बोल देंगे अपन अम्ल वर्षा। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख कारण क्या है, कारण क्या है इसका, पहला क्वेश्चन कारण क्या है, वातावरण में सल्फर एवं नाइट्रोजन, वातावरण में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बढ़ना। ठीक है, तो वातावरण में सल्फर के और नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाएंगे तो जो वर्षा होगी वर्षा के पानी में घुल जाएंगे और उसके अंदर जो वर्षा होगी वो क्या होगी, अम्ल वर्षा होगी। इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान अपने जो क्वेश्चन है 1-2 पर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो ताजमहल है, ताजमहल, ठीक है, तो जो क्षरण हो रहा है, ताजमहल का क्षरण वो किसके कारण हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। ताजमहल का जो क्षरण हो रहा है वो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा का क्वेश्चन आएगा और ये सल्फर एवं नाइट्रोजन क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर इतना याद रखना है, सल्फर एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का नहीं होती है, उससे नुकसान क्या हो रहा है इंडिया में, ताजमहल का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे कार्बन टैक्स। आया नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, कार्बन टैक्स क्या होता है। अपन ने भी पढ़ा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें जो कि जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसें जो कि जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होती है उन पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है। ठीक है, जो कि उन गैसों के प्रति टन उत्सर्जन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित CO2 वगैरह ना, उत्सर्जित हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैसों के प्रति टन पर लगाया जाने वाला टैक्स, प्रति टन पर लगाया जाने वाला टैक्स। ठीक, इससे क्या होगा, जब ये टैक्स लगाया जाएगा तो हर देश अपने देश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम से कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कार्बन टैक्स। ठीक है, तो मेन इसकी टर्मिनोलॉजी है जीवाश्म ईंधनों से के दिन, कौन सा, जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होने वाली गैस, किस पे प्रति टन पर लगाया जाने वाला टैक्स। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे ओजोन। ओजोन, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला इसका जो सूत्र है ओजोन का, यानी इसको किससे दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, 3 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। दूसरा, इसकी जो ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत वो कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत ये पाई जाती है किसमें, समताप मंडल में, ठीक है। और तीसरा, इसकी जो औसत मोटाई या तो औसत सांद्रण जो होता है ओजोन परत का समता में, उससे पहले अपन देखेंगे इसकी मोटाई। इसकी जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, मोटाई किस मोटाई का मोटाई का मापन जो होता है वो डॉबस्टन यूनिट भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, डॉबस्टन। इसका जो मापन होता है ओजोन परत की मोटाई का वो किस में किया जाता है, डॉबस्टन यूनिट। ठीक है,
डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट, ठीक है, सॉरी डॉब्सन नहीं होता, ये होता है डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन, ओके। तो इसका मापन डॉब्सन यूनिट में किया जाता है। दूसरा, इसकी जो ओजोन परत जो औसत मोटाई या औसत सांद्रण जो होता है, औसत सांद्रण वो होता है 300 डॉप्सन यूनिट, 300 डॉप्सन यूनिट। इसको डॉप्सन यूनिट को डीयू में दर्शाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट इसमें कि ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र किसको बोलेंगे? किसी जगह पर ओजोन छिद्र कब बोला जाएगा? किसी जगह पर अगर ओजोन परत की मोटाई है, किसी जगह पर ओजोन परत की अगर मोटाई 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे? ओजोन छिद्र बोल देंगे, ठीक है। अगला पार्ट, ओजोन के क्या कार्य, ओजोन जो परत समताप मंडल के अंदर पाई जाती है उसका अपने जीवों के लिए क्या फायदा है, ठीक है। तो अपने लिए क्या कार्य करती है? वो काम करती है सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी, पराबैंगनी बी, सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट बी यानी पराबैंगनी बी, अल्ट्रावायलेट बी विकिरणों को रोकती है, विकिरणों को रोकती है। अल्ट्रावायलेट विकिरण क्या करती है? जैसे पृथ्वी सतह पर आएगी तो जीवों पे गिरेगी और जीवों पे गिरने के बाद उसकी जो प्रोटीन है, डीएनए, उसे संगठन में परिवर्तन कर देगी, ठीक है। इसके अलावा त्वचा के कैंसर पैदा कर देती है, ठीक है। तो इन विकिरणों को रोकती है तथा त्वचीय बीमारियों, त्वचा कैंसर, उनसे बचाव करती है, त्वचीय बीमारियों से बचाव करती है, ठीक है। ये इसका प्रमुख कार्य हुआ, ठीक है। ये अपने मेन फैक्ट हो गए ओजोन के। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अब ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारक। और ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक कारक और एक होता है मानव जनित कारक। मानव जनित कारकों में जो क्वेश्चन आता है अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे ओजोन क्षरण के कारक, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, ये प्राकृतिक याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, ठीक है। ये भी एक बार देख लेते हैं। इसमें एक होता है सौर कलंक, डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि सौर कलंक क्या होता है, क्या नाम याद होना चाहिए। पहला सौर कलंक, दूसरा इसका कारण है ध्रुवीय भंवर, ठीक है। और तीसरा इसका जो कारण है प्रबल पछुआ पौने, और मानव जनित कारक है, मानव जनित यानी कि कृत्रिम। हमें सबसे पहला अपन पढ़े चुके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ठीक है। तो मानव जनित कारक जो होते हैं उनमें एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इनमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले ओजोन छिद्र की खोज कहाँ हुई थी, ठीक। ओजोन छिद्र, ओजोन क्षरण की खोज कहाँ हुई थी? अंटार्कटिका, ओजोन छिद्र सबसे पहले खोज, ठीक है, 1982 में होती है। तो ये अपना ओजोन क्षरण, ओजोन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे ओजोन से रिलेटेड कि ओजोन होती क्या है, क्या काम करती है, इसकी क्या मोटाई होती है, क्या क्षरण के कारक होते हैं, सारा अपने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन पदचिह्न। कार्बन पदचिह्न क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन, कार्बन पदचिह्न जैसे मैंने कार्बन टैक्स पढ़ा भी, तो ऐसे पढ़ेंगे कार्बन पदचिह्न।
ठीक है। कार्बन टैक्स अपने क्या पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसों की वह मात्रा जो कि जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त होती है उन पर लगाए जाने वाला टैक्स जो कि प्रति टन के हिसाब से लगेगा उसको बोलते हैं कार्बन टैक्स। अब पढ़ेंगे कार्बन कार्बन पदचिन्ह। कार्बन पदचिन्ह ये बोलेंगे कि जो मानव की गतिविधि है, ठीक है, मानव गतिविधियों की तरह उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैस, चाहे से मानव गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे से अप्रत्यक्ष रूप से हो, उन ग्रीन हाउस गैसों की जो कुल मात्रा होगी उसी को कार्बन पदचिन्ह कहेंगे। ठीक है, तो मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा उसको कार्बन पदचिन्ह कह देंगे। ठीक है, आएगा क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो वायु प्रदूषण के मापक के लिए काम में लिया जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, मेरे के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग है वो रियल टाइम के आधार पर किया जाता है, यानी कि वर्तमान में वायु की क्या गुणवत्ता है उसको देखने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एट द टाइम, ठीक है, रियल टाइम के आधार पर इसको रियल टाइम पे क्या चल रही है वायु गुणवत्ता, इसके लिए इसमें राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का जो उपयोग करते हैं अपन वो वर्तमान में वायु की क्या गुणवत्ता है उसको देखने के लिए करते हैं। ठीक है, और इससे अपन ने क्या किया, टोटल 6 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, टॉप से लेकर लो तक गुणवत्ता के आधार पर 6 श्रेणी में इसको बांटा गया है, और इसको राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को कैलकुलेट करने के लिए अपन इसमें टोटल 8 प्रदूषक तत्व है, कितने 8 प्रदूषक तत्वों को इसमें शामिल करते हैं अपन। ठीक है, इनमें सबसे पहला हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा जाएगा ओजोन O3, फिर अमोनिया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फिर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर लेड सीसा, फिर PM10 और PM2.5 पार्टिकल्स। ठीक है, टोटल 8 प्रदूषकारी तत्व जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके आधार पर हम राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का निर्धारण करते हैं और उसके आधार चीटियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। टोटल 6 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। एक छोटे से टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे, हाइड्रोजन ऊर्जा, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा से पहले छोटा सा टॉपिक रह गया प्रदूषण में, जिसमें क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो प्रमुख वायु प्रदूषक, अपन बात की अभी राष्ट्रीय जो वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक, उसमें बात करेंगे बाद के प्रमुख वायु प्रदूषक कौन होते हैं, प्रमुख वायु प्रदूषक। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अब हाइड्रोजन ऊर्जा, तो हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा, देखिए हाइड्रोजन के बारे में अपन को सब पता है, इसको किसके द्वारा नोट करते हैं, H2 के द्वारा। ठीक है, तो इसी बात इसको क्या बोलेंगे, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, भविष्य का ईंधन। ठीक है, और तीसरा इसको प्राप्त कैसे करते हैं, प्राप्त करने के तरीके में सबसे पहला तरीका तो आता है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर सकते हैं इसको। दूसरा इसको अपन प्राकृतिक गैस से प्राप्त कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस। ठीक है, वर्तमान समय के अंदर हाइड्रोजन जो ईंधन प्राप्त कर रहे हैं वो मोस्ट कॉमनली किससे प्राप्त कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस से। तीसरा इसमें जल को तोड़कर, ठीक है, तोड़कर, ठीक है, जल का सूत्र होता है H2, इसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़कर भी जल इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इन 3 तरीकों से मेनली इसको प्राप्त करते हैं, और उनमें सबसे मेन जो तरीका है वो प्राकृतिक गैस से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका है कि इसका उपयोग, हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग जो मेन जो इसका स्कोप है वो किसमें है। ठीक है, एक तो इसका जो मेन स्कोप है पहला विद्युत उत्पादन और दूसरा वाहनों में। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित मेन फैक्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपना इकोलॉजी वाला पार्ट यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी का कंप्लीट
और यहीं पर अपना जो जीव विज्ञान का पार्ट था, पहले अपने फिजिक्स किया, उसके बाद सेकंड पार्ट जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में अपन ने पहले किया जूलॉजी, उसके बाद में अपन ने किया पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो अपने फिजिक्स और जीव विज्ञान और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 3 टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।